कभी सोचा है कि उफनते हुए समुद्र के ठीक बीच में, जहां मीलों मील तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं, वहां विशालकाय पुल, प्लेटफॉर्म और यहां तक कि पूरे पूरे शहर कैसे बन जाते हैं? ये इंजीनियरिंग के सबसे हैरत अंगेज कारनामों में से एक है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ पानी में कुछ बनाने के बारे में नहीं है। ये तो उस जगह पर जमीन बनाने जैसा है जहां कुदरत ने सिर्फ पानी दिया था। मतलब इंसान की इंजीनियरिंग का प्रकृति की ताकत से एक सीधा मुकाबला। जरा सोचिए, एक नदी के बीचों बीच पुल का खंभा खड़ा करना है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, तो नींव कहाँ खोदी जाएगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब इंजीनियर्स ने सदियों पहले ढूंढ लिया था, और उनका तरीका आज भी हैरान कर देता है। तो असली राज ये है, पानी के नीचे कंस्ट्रक्शन करने की सबसे बड़ी तरकीब पानी में काम करना है ही नहीं, बल्कि पानी को उस जगह से पूरी तरह हटा देना है। जी हां, एक सूखी सेफ जगह बनाना जहां इंजीनियर्स और वर्कर्स ठीक वैसे ही काम कर सकें जैसे वो जमीन पर करते हैं। तो चलिए पानी हटाने की इसी कला यानी डी वाटरिंग की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं उस जादुई बक्से के बारे में जिसका इस्तेमाल करके इंजीनियर समुद्र को बाहर रख पाते हैं। मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, कॉफर डैम। इसे पानी के बीच बनाया गया एक टेम्पररी किला समझ सकते हैं। एक ऐसा मजबूत घेरा जो पानी को बाहर रोककर रखता है ताकि इंजीनियर्स अंदर अपना काम कर सकें। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस दिख रहा है ये वाकई कमाल का है। कॉफर डैम बनाने के लिए सबसे पहले, जैसा कि देख सकते हैं, गाइड पाइल्स लगाई जाती हैं ताकि सब कुछ एकदम लाइन में रहे। फिर स्टील की इंटरलॉकिंग शीट्स को एक दूसरे में फंसाकर समुद्र तल तक गाड़ दिया जाता है ताकि पानी की एक बूंद भी अंदर ना आ सके। लेकिन पानी का दबाव जबरदस्त होता है ना? तो उसे संभालने के लिए अंदर एक मजबूत स्टील का ढांचा, मतलब ब्रेसिंग फ्रेम, खड़ा किया जाता है। और आखिर में पंप्स चालू और अंदर का सारा पानी बाहर। बस काम करने के लिए एक सूखी जगह तैयार हो जाती है। और इतनी सारी मेहनत क्यों? क्योंकि फर्क जमीन आसमान का है। गोताखोरों के लिए पानी के नीचे काम करना बहुत ज्यादा खतरनाक और धीमा होता है, लेकिन एक सूखे कॉफर डैम के अंदर वर्कर्स पूरी तरह से सेफ होते हैं, हर तरह की भारी मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और काम कई गुना ज्यादा तेजी से होता है। ये सब कुछ सेफ्टी और स्पीड के लिए है। लेकिन देखिए, समुद्र इतने आसानी से हार नहीं मानता। बाहर से पानी का जबरदस्त दबाव लगातार कॉफर डैम की दीवारों को अंदर की तरफ धकेलता रहता है। जरा सी चूक या कमजोरी का मतलब हो सकता है एक भयानक हादसा। इसीलिए वो अंदर का स्टील फ्रेम और कंक्रीट सील इतने जरूरी होते हैं। वो उस लगातार हमले से बचाने वाली ढाल का काम करते हैं। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए कुछ असली समुद्री दैत्यों को देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करके दुनिया के कुछ सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे कि ऑफशोर ऑयल रिग्स कैसे बनाए जाते हैं। ऑफशोर रिग्स भी ना गाड़ियों की तरह कई टाइप के होते हैं। जैसे फिक्स्ड प्लेटफॉर्म सेडान कार की तरह हैं, मजबूत, भरोसेमंद और एक जगह टिके रहने वाले। जैकअप रिग्स किसी एसयूवी जैसे हैं, कहीं भी जा सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और सेमी सबमर्सिबल, वो तो गहरे समुद्र की स्पोर्ट्स कार हैं, एकदम हाईटेक, गतिशील और सबसे मुश्किल हालात के लिए बने। जरा सोचिए, एक लेगो सेट बना रहे हैं लेकिन उसके टुकड़े शहर जितने बड़े हैं और उन्हें तूफानी समुद्र के बीच में जोड़ना है। ये एक अविश्वसनीय लॉजिस्टिकल कर्तव्य है। इन दैत्यों को समुद्र में खड़ा करने के लिए विशाल जहाजों और क्रेनों का पूरा बेड़ा लगता है। हमने आज की इंजीनियरिंग तो समझ ली, अब भविष्य में एक लंबी छलांग लगाते हैं। क्या हो अगर सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर पानी पर बसा दिए जाएं? क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या ये हमारी आने वाली हकीकत हो सकती है? ये बात सब कुछ कह देती है। जो चीज कभी एक सपना लगती थी, वो अब एक जरूरत बनती जा रही है। दुनिया भर में बदलते मौसम और बढ़ते समुद्र स्तर को देखते हुए हमें रहने के नए तरीके खोजने ही होंगे, और तैरते शहर शायद इसी का एक जवाब है। और इसकी वजह है ये चौंकाने वाला आंकड़ा। दुनिया की करीब 1/3 आबादी यानी 2.4 अरब लोग समुद्र तटों के 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, और इनमें से करोड़ों लोगों पर बढ़ते समुद्र के स्तर का सीधा खतरा मंडरा रहा है। यही डरावनी सच्चाई तैरते शहरों जैसे बोल्ड आइडियाज को जन्म दे रही है। ये जो प्रोजेक्ट स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये भविष्य की एक झलक हैं। जापान का ओशन स्पाइरल, एक अंडर वाटर शहर जो समुद्र की ही ऊर्जा से चलेगा।
दक्षिण कोरिया का ओशैनिक्स एक आत्मनिर्भर तैरता हुआ महानगर और सऊदी अरब का ऑक्सागॉन एक तैरता हुआ इंडस्ट्रियल हब जो भविष्य की परिभाषा ही बदल देगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पानी पर निर्माण के वादों के साथ साथ बहुत बड़े खतरे भी जुड़े हैं। तो आइए इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की असली कीमत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि हम चुनते क्या हैं? एक तरफ क्लाइमेट चेंज से सुरक्षित भविष्य का वादा है, तो दूसरी तरफ हमारे ग्रह की सेहत का सवाल। ये कोई आसान फैसला नहीं है और इसका कोई आसान जवाब भी नहीं है। क्या एक को बचाने के लिए दूसरे को दांव पर लगाया जा सकता है? इतिहास हमें चेतावनी देता है कि प्रकृति से खिलवाड़ करने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। जापान का कंसाई एयरपोर्ट एक डूबते हुए जहाज की तरह बन गया है। दुबई की शानदार तटरेखा की कीमत वहां के समुद्री जीवन ने चुकाई है। ये उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है। और एक सामाजिक खतरा भी है। अगर सही प्लानिंग नहीं हुई तो ये तैरते शहर सिर्फ अमीरों के खेलने की जगह बनकर रह जाएंगे, जबकि बाकी दुनिया को डूबते हुए देखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये एक सामाजिक आपदा होगी जिसे हमें हर हाल में रोकना होगा। तो भविष्य आखिर है क्या? क्या हम डर कर पीछे हट जाएंगे या हिम्मत करके नई राहें बनाएंगे? क्या हम हार मान लेंगे या हम हालात के हिसाब से खुद को ढालेंगे? चुनाव हमारा है और यही चुनाव हमारे इस ग्रह के भविष्य को तय करेगा।